नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभिन्यूज और एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमण आचार्य, जिनसे हम बात करेंगे इन लोकसभा के चुनाव परिणामों को लेकर के, क्योंकि परिणाम जिसकी अपेक्षा नहीं की जा रही थी उस तरीके से बदले हुए नजर आए हैं। हालांकि एनडीए की सरकार बनने को तो बन चुकी है, लेकिन अभी तक जो इनकी सीटों की गिरावट हुई है उसके बारे में जो आकलन है वो क्या कुछ है, और साथ के साथ में जो इंडिया गठबंधन ने अब की बार बढ़त बनाई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं, यामिनी रमण आचार्य जी। बात करना चाहेंगे इनसे कि आखिर इस वक्त इंडिया गठबंधन की जो बढ़त हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की भी बहुत आवश्यकता होती है, और जहाँ विपक्ष शिथिल हो जाता है या कमज़ोर होता है तो वहीं पर निरंकुशता आ जाती है सरकारी पक्ष में। तरह तरह के निर्णय लिए जाते हैं, तरह तरह से कोशिश की जाती है कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाकर ऐसा किया जाए जिससे कि विपक्षी या जिसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो वो एक तरफा नजर आती है। ऐसे कौन से निर्णय हैं आपकी नज़रों में जो कि एक तरफा लिए गए हैं, या मतलब ऐसी कौन सी बातें आप कहना चाहते हैं जो कि अभी तक विपक्ष मजबूत नहीं था, नहीं कह पाया था? ऐसा है कि जैसे आप ईडी की कार्रवाई देखते हैं, मैं स्वयं मानता हूं कि जो लोगों ने घपले किए हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नजर नहीं आनी चाहिए कि कोई आपके साथ में है तो वो तो पाक साफ हो गया, और अगर आपके साथ में नहीं है, विपक्ष में है या दूसरे पक्ष में है, तो उसके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई हो। लोगों के मन में शंका नहीं होनी चाहिए इस तरह की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई या और संवैधानिक संस्थाएं जैसे ईडी हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, तो इन संस्थाओं के प्रति लोगों में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये एक तरफा या बायस होकर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये हमेशा से कहना रहा है कि ये ईडी स्वतंत्र है, अपने आप कार्रवाई करती है, जिन लोगों के ऊपर उनका शक जाता है वहां पर कार्रवाई करते हैं, और जहां भी कार्रवाई अभी तक हुई है उनमें अभी तक जो मामले सामने आए हैं वो इस तरीके के आए हैं कि लोगों को जेल तक जाना पड़ा है। नहीं, जेल तक तो उसके ईडी के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए जी, उसके प्रावधान इतने कठोर हैं, बना दिए गए हैं कि उसमें सहज बेल नहीं मिलती है, और बहुत दिक्कत हो जाती है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती हैं। तो उसके कई पहलू हैं, लेकिन मेरे कहने का जो आशय ये है कि मैं कार्रवाई का विरोध नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो बराबर होना चाहिए, उसमें कोई ये नज़र नहीं आनी चाहिए कि आप विपक्ष के विरुद्ध ही कार्रवाई कर रहे हैं और अपने जो लोग पक्ष के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस वक्त जो बड़ी हुई बढ़त मिली है अब की बार इंडिया गठबंधन को, उसका सबसे प्रमुख आपकी नज़रों में क्या रहा कारण? क्योंकि अब की बार जो बढ़त है वो अभी तक अभूतपूर्व रही है। लोगों में असंतोष था सरकार की नीतियों के विरुद्ध, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, आम लोगों की दैनिक समस्याएं आज़िज़ आ चुके थे लोग, और जो एक धर्म के नाम पर राजनीति होती थी कि आप उस समुदाय के हैं, मैं इस समुदाय का हूँ, आप उस जाति के हैं, आप उस वर्ग के हैं, मैं इस जाति का हूँ, इस वर्ग का हूँ, तो ये सब का लोगों के सामने भ्रांति दूर हो गई कि ये सिर्फ अपनी संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए, उपलब्धता के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और अपने आप को सत्ता में काबिज रहने के लिए धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। वो एक्सपोज हो गई, लोगों के सामने एक्सपोज हो गई। इसीलिए लोगों ने त्रस्त होकर विपक्ष का साथ दिया। मैं नहीं कहता कि इतना साथ दिया कि वो विपक्ष सत्ता में आ जाता,
मैं समझता, लेकिन विपक्ष को मजबूत किया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र की उपलब्धि है। जैसा कि आपने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसे में अगर बात की जाए धर्म के नाम पर राजनीति की, सबसे बड़ा इसका उदाहरण जो है सामने अयोध्या है कि इस वक्त फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में धर्म की राजनीति कहाँ नजर आती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर धर्म के नाम पर राजनीति होती तो समूचे देश में जो हिंदुत्व की अलग जगाने का काम ये लोग कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदू होने के नाते वोट कीजिए, राम मंदिर इन्होंने बना करके दिया, उसके बावजूद फैजाबाद से हार का सामना करना पड़ा। हिंदू होने के नाते वोट दीजिए, यही चीज एक्सपोज हो गई, यही फैक्टर था जो एक्सपोज हो गया। लोगों ने कहा कि हिंदू होने के नाम पर वोट करिए, तो इसका मतलब कि रिलीजियस बेसिस पर आप दिमाग में रखते हुए कि मैं फलाने धर्म का हूँ, वो उस धर्म का है, इस बेसिस पर वोट कीजिए। तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन ये एजेंडा तो शुरू से रहा है। फैजाबाद का इसी के बल पर 2019 में सरकार बनी थी, इसी के बल पर 2024 में सरकार बनी है। जी हाँ। और उससे पहले भी जब मोदी सरकार 15 बनी थी, तब भी इसी के नाम पर आई थी, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की बात करते हैं। 5 साल का समय बहुत होता है। 2019 में जो लोगों की मानसिकता थी, लोगों के दिमाग में जो था, वो अब नहीं रहा 24 में, और 2029 में और आगे नहीं रहेगा। कई चीज़ों की बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं है, समय के साथ में परिवर्तित होता है, जागरूकता बढ़ती चली जा रही है मतदाताओं में। वो समझ गए हैं कि हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है। कौन धर्म के नाम पर राजनीति को एक मोहरा बना रहा है सत्ता में रहने के लिए, या धर्म के को आधार मानकर मंदिर मस्जिद को के विषय में बात करके कई तरह के विवाद खड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रहा है। तो ये सब बातें ज़्यादा। यामिनी जी, पूछना चाहूंगा कि इस समय पर देखा जा रहा है कि जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई है, ऐसे में इंडिया गठबंधन नीतीश की ओर देख रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने जा रही है, वो भी नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश के बारे में तमाम जो सोशल मीडिया पर जोक आ रहे हैं, तमाम कमेंट्स आ रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम कहे जाते हैं। क्या होगा? क्या नीतीश देखिए इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या एनडीए में ही रहे आएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, यह तो मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन लोगों का सवाल अब इस वक्त यही है, सबसे बड़ा सवाल आज का यही बन चुका है। एक समय कटप्पा और बाहुबली के ऊपर जो फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना चुका है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या फिर पलटी मार जाएंगे? नीतीश कुमार जी के बारे में पक्के तौर पर कोई बात कह देना कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। मैं नहीं बता सकता वो क्या करेंगे, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पहले ही बहुत कुछ प्रश्नों के घेरे में आ चुकी, एक दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे। शायद इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, इसीलिए इनको कई तरह की इनके बारे में कहा जाता है कि वो है ये है। मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा इस पर ट्रेंड कर रहा है। चलिए बात करते हैं मथुरा की राजनीति को लेकर के। मथुरा में राजनीति का दृष्टिकोण आपके नजरों में क्या रहा? क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि जो एक समय था जब लोकदल और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर लड़े थे, इनके खिलाफ भी आपस में लड़े थे, उस वक्त भी 3 लाख से ऊपर की जीत रही थी जयंत चौधरी जी की। और आज लोकदल और भाजपा एक साथ में है, उसके बावजूद भी 3.25 लाख से ऊपर, या मतलब लगभग 3 लाख से आसपास एमआईजी आई है। तो क्या कुछ फायदा मिला लोकदल के साथ होने से? लोकदल के साथ रहने से मथुरा में तो मिला होगा, मैं ये मानता हूँ, और इस बारे में बेबाक तरीके से कह सकता हूँ कि मिला होगा। लेकिन हमारे प्रत्याशी ने भी अपने सीमित साधनों से, अपने आपके प्रत्याशी के ऊपर मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल इसका जवाब देंगे, क्योंकि आपके प्रत्याशी के बारे में आज ही एक अखबार में हेडलाइन आई थी कि अपने दम पर हार कर भी जीत गए मुकेश धनखड़। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो जुझारू कार्यकर्ता है। लेकिन जो पहले प्रश्न था उसका जवाब एक बार दे दें ताकि जानकारी हो सके। आखिर मतलब लोकदल से क्या फायदा रहा भारतीय जनता पार्टी को? लोकदल से, जो लोकदल के बेस वोट्स हैं जी, उनका लाभ हेमा जी को हुआ, मैं ये समझता हूँ। निश्चित रूप से हुआ होगा।
थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि लेकिन लोकदल फैक्टर ने यहाँ मथुरा में जरूर काम किया हेमा जी के पक्ष में। लेकिन वही जाटों के वोट अधिकतर, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा उन्हीं जाटों का वोट जिसके ऊपर के मतलब लोकदल कहते हैं कि हमारे वोट बैंक है, उसका एक बड़ा धड़ा इस वक्त मुकेश धनगर के साथ भी खड़ा होता हुआ दिखाई दिया और निश्चित रूप से उसका भी लाभ मिला है मुकेश धनगर को। देखिए, बहुत बड़ा धड़ा तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ जगह पर एक घर में होते हैं, अब उसमें एक गुट एक साथ में है तो दूसरा गुट स्वतः अपने आप अलग हो जाता है, तो ये सब कई चीज़ें होती हैं। तो और बाय एंड लार्ज तो आप जो कह रहे हैं लोकदल का वोट इंटैक्ट हेमा जी को ही गया है। जी, चलिए बात करते हैं मुकेश धनगर की। आज एक ऐसे चेहरा बन चुके हैं जिन्होंने लगभग 2 लाख से ऊपर वोट लाकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस का एक दमदार चेहरा आगामी भविष्य के लिए वे मौजूद हैं, क्योंकि उनके साथ में जो यहाँ की फेमस लॉबी थी, यानी कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो कहीं पर नजर नहीं आए चुनाव प्रचार के दौरान। उसके बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में वोट लेकर आना एक साधारण से कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात है। देखिए, उनके साथ में कौन नजर आए, कौन नजर नहीं आए, और कौन, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है कौन लोग मौजूद नहीं थे, कौन ये बड़े धड़े हैं और कौन छोटे धड़े हैं। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानता और इनमें नहीं पढ़ना चाहता, इस बारे में मैं कुछ कमेंट भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुकेश धनगर एक कर्मठ, जमीन से जुड़ा हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, युवा है। ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए और निश्चित तौर पर आगे जब कभी प्रजातंत्र में जब राजनीति करते हैं तो चुनावों के जरिए ही राजनीति भी होती है। जब चुनाव लड़ते हैं लोग, जनता का सेवा करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो मुकेश धनगर ने बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ा, बड़े जुझारू तरीके से चुनाव लड़ा, बड़े परिश्रम से, अपने सीमित साधनों से। यामिनी जी, यहाँ पर कहना चाहूँगा मुकेश धनगर ने ही चुनाव लड़ा, क्योंकि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद नजर नहीं आए कहीं पर भी। जब अंत में रोड शो हो रहा था तब भी उन चेहरों की तलाश की जा रही थी जो कि उनके साथ में नहीं थे, कि हो सकता है आज जनसभा का या मतलब रैली का आखिरी दिन हो, शक्ति प्रदर्शन का, लेकिन उस दिन भी वो लोग साथ में नहीं थे। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या मथुरा से कांग्रेस की राजनीति जो है अब उसमें बदलाव हो चुका है? मेरे को इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुकेश धनगर जी ने चुनाव के दौरान किन लोगों से मुलाकात करी और उनसे कहा कि आप जुलूस में आइए, या किसका साथ लेना चाहा, किसका सहयोग लेना चाहा। ये कैंडिडेट को भी जाकर समर्थन तो लेना पड़ता है, कहना पड़ता है, एक सहयोग तो मांगना पड़ता है, और उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ लोगों से मांगा होगा। और ऐसे में आरोप और कांग्रेस जन के रूप में यदि आप उनके पास में सहयोग मांगने गए हैं, ऐसे में यामिनी जी मैं कहना चाहूंगा, ऐसे में जो यहाँ की बड़ी लॉबी है कांग्रेस की, उन पर यह भी आरोप थे कि उन्होंने ही अपना एक डमी प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ ही उतार दिया था, जिसने कि कांग्रेस के ही वोट को काटने का काम किया। मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं। नाम है योगेश तालान, जिन्होंने के शुरुआत में ही बागी बन गए और अपना निर्दलीय प्रत्याशी होने का तो उन्होंने अपना एक फॉर्म भरा और सांसद के रूप में लड़े हुए यहाँ पर। मैं इस विषय में कुछ कहूँगा नहीं, इस विषय में मैं कोई कमेंट। आपसे फोर्स सामने नजर आई कांग्रेस की एक, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस जन वैसे तो एक होकर लड़ा ही, और कोई भीतर घात रही हो, आपस में कोई रही हो, उसकी मुझे कोई जानकारी। चलिए बात करते हैं आगामी योजनाओं के लेकर के। जी हाँ, कि जैसे कि अभी इस वक्त आपने देखा कि मुकेश धनगर एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आ चुके हैं जो कि आगामी भविष्य के लिए एक नया चेहरा मथुरा को शायद मिल चुका हो। ये देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन ऐसे में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति मथुरा में क्या है, अब क्या कहना चाहेंगे? कि चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं सामने। कांग्रेस निश्चित तौर पर जब आप अच्छे वोट लाएंगे जी, और अच्छे इस चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा किया है, कांग्रेस प्रत्याशी करीब 1.5 लाख से ऊपर वोट लाए हैं, तो मैं समझता हूँ उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। क्या इसका एक बड़ा कारण आपके साथ में सपा गठबंधन होना भी है? हाँ है, लाभ मिलता है, ये भी है। सपा का गठबंधन है तो उससे वोटों का विभाजन रुक जाता है, क्यों नहीं मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। चलिए बात करते हैं मंदिर मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जब भी यहाँ पर योगी आए और योगी ने आकर के यहाँ पर मंदिर की बात की और कहा कि अब मथुरा की बारी है,
ऐसे में इस वक्त जो परिणाम परिणाम सामने निकल के आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। तो क्या लगता है आगामी जो समय आएगा वो किस तरीके से आएगा? जैसे आप एक दफा
इंडिया